सोचिए एक पल के लिए, आपने कभी न कभी किसी ऐसे इंसान को देखा होगा जो बहुत पढ़ा लिखा था, जिसके पास डिग्रियों का अंबार था, लेकिन फिर भी उसकी जिंदगी में सुकून नहीं था। रिश्ते टूटे हुए थे और वह खुद से ही लड़ता रहता था। और दूसरी तरफ आपने कभी ऐसे साधारण से लगने वाले लोगों को भी देखा होगा जो शायद बहुत बड़े विद्वान नहीं थे, लेकिन जहां भी जाते थे लोग उनकी तरफ खींचे चले आते थे, लोग उनसे प्यार करते थे। वे अपने काम में भी सफल थे और उनके जीवन में एक गहरी शांति थी। यह फर्क क्यों था? यह सवाल डेनियल गोलमैन के मन में भी आया और इस सवाल का जवाब ढूंढते ढूंढते उन्होंने एक ऐसी किताब लिखी जिसने दुनिया को हिलाकर रख दिया। इस किताब का नाम है इमोशनल इंटेलिजेंस, यानी भावनात्मक बुद्धिमत्ता। गोलमैन ने बताया कि सिर्फ IQ यानी बौद्धिक क्षमता किसी इंसान की सफलता और खुशी की गारंटी नहीं है, बल्कि यह EQ यानी इमोशनल इंटेलिजेंस है जो असल में तय करती है कि हम जिंदगी में कितने आगे जाएंगे। यह किताब सिर्फ एक सिद्धांत नहीं है, बल्कि यह उन लाखों लोगों की कहानी है जो अपनी भावनाओं को नहीं समझ पाए और जीवन में पिछड़ गए, और उन लोगों की भी कहानी है जिन्होंने अपनी भावनाओं को पहचाना और उन्हें अपनी ताकत बना लिया। तो दोस्तों, आज हम उस यात्रा पर निकलते हैं जो आपको खुद को और दूसरों को एक नई नजर से देखने पर मजबूर करेगी। यह एक ऐसी यात्रा है जहां हम समझेंगे कि भावनाएं कमजोरी नहीं, बल्कि सबसे बड़ी ताकत हैं। हम जानेंगे कि क्रोध, भय, उदासी और प्रेम, ये सब भावनाएं हमारे जीवन को कैसे आकार देती हैं। और सबसे जरूरी, हम यह भी समझेंगे कि इन भावनाओं को समझकर इन्हें सही दिशा में लगाकर हम अपनी जिंदगी को कैसे बेहतर बना सकते हैं। कल्पना कीजिए कि आप किसी अंधेरी गली में चल रहे हैं और अचानक एक काली परछाई आपके सामने आ जाती है। आपका दिल धड़कने लगता है, हाथ पैर थरथराने लगते हैं और आपका पूरा शरीर भागने के लिए तैयार हो जाता है। यह सब इतनी तेजी से होता है कि आपके दिमाग को सोचने का मौका भी नहीं मिलता। यही है भावना की असली शक्ति। यह हमारे सोचने से पहले काम करती है। गोलमैन बताते हैं कि हमारे दिमाग में दो हिस्से हैं। एक है नियोकॉर्टेक्स, जो तार्किक सोच का केंद्र है, और दूसरा है अमिगडाला, जो भावनात्मक प्रतिक्रियाओं का केंद्र है। जब कोई भावनात्मक स्थिति आती है तो अमिगडाला पहले जागता है। वह संदेश भेजता है पूरे शरीर को, और उसके बाद तार्किक दिमाग को पता चलता है कि कुछ हुआ है। यही कारण है कि कभी कभी हम बहुत गुस्से में कुछ ऐसा कह देते हैं जो हमें बाद में पछतावा देता है, क्योंकि उस पल में हमारा अमिगडाला काबू में था, न कि हमारी समझ। गोलमैन इस प्रक्रिया को अमिगडाला हाईजैक कहते हैं, जैसे कोई डाकू हमारी सोचने की क्षमता को अगवा कर ले। भावनाएं लाखों साल के विकास का नतीजा है। ये हमारे पूर्वजों को जीवित रखने में मदद करती थीं। जब जंगल में शेर सामने आता था तो डर उन्हें भागने पर मजबूर करता था, और यही डर उनकी जान बचाता था। लेकिन आज के आधुनिक जीवन में वही डर, वही गुस्सा, वही चिंता जो कभी सुरक्षा का साधन था, अब हमारी सबसे बड़ी बाधा बन जाती है। इसलिए भावनाओं को समझना इतना जरूरी है ताकि हम उनके दास न बने, बल्कि उनके स्वामी बन सकें। भावनाएं हमारी दुश्मन नहीं हैं, वे तो हमारी सबसे पुरानी दोस्त हैं। बस हमें उनसे बात करना सीखना है। और यही इस पूरी किताब का सार है। अपनी भावनाओं को जानो, उन्हें समझो और उन्हें अपनी जिंदगी के हक में इस्तेमाल करो। एक बार एक राजा ने अपने दरबार में एक प्रश्न रखा, दुनिया का सबसे बड़ा ज्ञान क्या है? और एक बुद्धिमान वृद्ध ने कहा था, खुद को जानना। यह बात सदियों पहले कही गई थी, लेकिन डेनियल गोलमैन ने इसे विज्ञान की भाषा में साबित किया। इमोशनल इंटेलिजेंस का पहला और सबसे महत्वपूर्ण स्तंभ है सेल्फ अवेयरनेस, यानी आत्म जागरूकता। अपनी भावनाओं को उसी पल पहचानना जब वे उठ रही हों। यह सुनने में आसान लगता है, लेकिन हकीकत में यह बहुत कम लोग कर पाते हैं। ज्यादातर लोग अपनी भावनाओं में इस कदर डूब जाते हैं कि उन्हें पता ही नहीं चलता कि वे क्या महसूस कर रहे हैं और क्यों। आत्म जागरूकता वाला इंसान वह होता है जो गुस्से में भी एक कदम पीछे हट सकता है और खुद से पूछ सकता है, मैं अभी क्या महसूस कर रहा हूं? यह भावना कहां से आ रही है? क्या यह प्रतिक्रिया जरूरी है? यह क्षमता किसी जादू से नहीं मिलती, यह अभ्यास से आती है, खुद के साथ ईमानदार होने से आती है।
गोलमैन बताते हैं कि जो लोग आत्म जागरूक होते हैं वे बेहतर निर्णय लेते हैं, बेहतर रिश्ते बनाते हैं और कठिन समय में भी अपना संतुलन नहीं खोते। उदाहरण के लिए, अगर आप किसी बात पर बहुत जल्दी नाराज हो जाते हैं तो आत्म जागरूकता आपको यह देखने में मदद करती है कि शायद यह नाराजगी उस पल की नहीं बल्कि बचपन के किसी पुराने दर्द की है। खुद को जानना एक दर्पण देखने जैसा है। जब आप सच में खुद को देखते हैं, बिना किसी बहाने के, बिना किसी आत्म धोखे के, तभी असली बदलाव शुरू होता है। तो सबसे पहला कदम है, रोज रात सोने से पहले 5 मिनट खुद से पूछें, आज मैंने क्या महसूस किया और उस भावना के पीछे क्या था। ये छोटी सी आदत धीरे धीरे आपको उस गहरी आत्म जागरूकता की ओर ले जाएगी जो इमोशनल इंटेलिजेंस की नींव है। एक बार एक संत के पास एक युवक आया और बोला, गुरुजी, मैं बहुत जल्दी गुस्सा हो जाता हूं, मेरा खुद पर कोई काबू नहीं है, मुझे क्या करना चाहिए। संत ने मुस्कुराकर कहा, पहले यह बताओ कि गुस्से को तुम पकड़ते हो या गुस्सा तुम्हें। यही है इमोशनल इंटेलिजेंस का दूसरा स्तंभ, सेल्फ रेगुलेशन, यानी भावनात्मक आत्मनियंत्रण। इसका मतलब यह नहीं कि आप अपनी भावनाओं को दबाएं या उन्हें महसूस न करें। इसका मतलब है कि आप अपनी भावनाओं को उचित तरीके से व्यक्त करना सीखें, उचित समय पर और उचित तीव्रता के साथ। गोलमैन बताते हैं कि जो लोग अपनी भावनाओं को नियंत्रित नहीं कर पाते, वे अक्सर ऐसी बातें कहते हैं या ऐसे काम करते हैं जो बाद में उन्हें बहुत महंगे पड़ते हैं। टूटे हुए रिश्ते, खोई हुई नौकरियां और टूटा हुआ आत्मसम्मान। लेकिन आत्मनियंत्रण वाले लोग कठिन से कठिन परिस्थिति में भी शांत रह सकते हैं, सोच समझकर कदम उठा सकते हैं और नकारात्मक भावनाओं को जल्दी पीछे छोड़ सकते हैं। इसका एक बहुत ही प्रसिद्ध उदाहरण है मार्शमैलो टेस्ट, जहां बच्चों को एक मार्शमैलो दिया गया और कहा गया कि अगर वे 15 मिनट तक इसे नहीं खाते तो उन्हें एक और मिलेगा। जिन बच्चों ने इंतजार किया, यानी जिन्होंने अपनी इच्छाओं पर नियंत्रण रखा, वे जीवन में ज्यादा सफल, स्वस्थ और खुश निकले। आत्मनियंत्रण सिर्फ गुस्से को रोकने का नाम नहीं है, यह उदासी में भी डूबने से बचने की कला है, चिंता के भंवर में फंसने से बचने की शक्ति है और नकारात्मक विचारों के चक्र को तोड़ने की क्षमता है। जैसे एक कुशल नाविक तूफान में भी अपनी नाव को सही दिशा में रखता है, वैसे ही एक इमोशनली इंटेलिजेंट इंसान जीवन के हर तूफान में भी खुद को संभाले रखता है। और यह कला कोई जन्मजात नहीं होती, इसे सीखा जा सकता है अभ्यास से, धैर्य से और खुद के प्रति दयालु होकर। दोस्तों, सोचिए उस इंसान के बारे में जिसने बार बार असफलता देखी, जिसके रास्ते में हर मोड़ पर रुकावटें आईं, लेकिन जो हर बार उठा, हर बार मुस्कुराया और हर बार फिर से शुरू किया। यही है मोटिवेशन, यानी आंतरिक प्रेरणा, जो इमोशनल इंटेलिजेंस का तीसरा महत्वपूर्ण स्तंभ है। गोलमैन बताते हैं कि असली प्रेरणा बाहर से नहीं आती, पैसे से, पुरस्कार से या दूसरों की तारीफ से। असली प्रेरणा भीतर से आती है, उस जुनून से जो आपको सोते जागते उस लक्ष्य की ओर खींचता रहता है। जो लोग भावनात्मक रूप से बुद्धिमान होते हैं, वे बाहरी पुरस्कार की प्रतीक्षा किए बिना काम करते हैं। वे अपने काम से प्यार करते हैं, उसमें अर्थ देखते हैं और इसीलिए लंबे समय तक टिके रहते हैं। गोलमैन ने एक बेहद महत्वपूर्ण गुण की चर्चा की है जिसे वे फ्लो कहते हैं। वह अवस्था जहां आप किसी काम में इतने डूब जाते हैं कि समय का होश नहीं रहता, थकान महसूस नहीं होती और काम खुद ही आनंद बन जाता है। यह फ्लो की अवस्था तब आती है जब आप वह काम करते हैं जो आपको गहराई से पसंद है और जो आपकी क्षमताओं को चुनौती भी देता है। इसके साथ ही गोलमैन बात करते हैं आशावाद की, एक ऐसी मानसिकता जो असफलता को अंत नहीं बल्कि एक सबक मानती है। आशावादी लोग जब कोई प्रयोग विफल होता है तो वे यह नहीं सोचते मैं नाकाम हूं, बल्कि वे सोचते हैं इस बार यह तरीका काम नहीं आया, अगली बार कुछ अलग करूंगा। यह मानसिक लचीलापन ही उन्हें बार बार उठने की ताकत देता है। और दोस्तों, यह प्रेरणा कोई चिंगारी नहीं है जो एक बार भड़कती है और बुझ जाती है। यह एक धीमी, गहरी, स्थायी लौ है जो आंतरिक उद्देश्य से जलती रहती है। और यही लौ ही किसी इंसान को साधारण से असाधारण बनाती है। एक बार एक छोटे बच्चे ने अपनी मां से पूछा, मां, जब मेरे दोस्त को चोट लगती है तो मुझे भी दर्द क्यों होता है? मां ने उसे प्यार से गले लगाते हुए कहा,
बेटे, यही इंसान होने का सबसे खूबसूरत हिस्सा है। गोलमैन इस खूबसूरत हिस्से को एम्पैथी कहते हैं, यानी सहानुभूति, दूसरे की भावनाओं को समझने और महसूस करने की क्षमता। सहानुभूति इमोशनल इंटेलिजेंस का चौथा स्तंभ है और शायद सबसे गहरा भी, क्योंकि यह हमें अपने मैं की दुनिया से निकालकर दूसरे के तुम की दुनिया में ले जाती है। गोलमैन बताते हैं कि सहानुभूति और सहमति अलग अलग चीजें हैं। सहमति का मतलब है दूसरे से सहमत होना, जबकि सहानुभूति का मतलब है दूसरे की भावनाओं को समझना, चाहे आप उनसे सहमत हों या ना हो। एक अच्छा डॉक्टर, एक अच्छा नेता, एक अच्छा माता पिता, सभी में सहानुभूति की गहरी क्षमता होती है, क्योंकि इसी से वे दूसरों की जरूरतों को समझ पाते हैं और सही समय पर सही तरीके से मदद कर पाते हैं। वैज्ञानिकों ने पाया है कि हमारे दिमाग में मिरर न्यूरॉन्स होते हैं। ये वे तंत्रिकाएं हैं जो तब सक्रिय होती हैं जब हम दूसरे को कुछ करते या महसूस करते हुए देखते हैं, यानी हम शाब्दिक रूप से दूसरे के अनुभव को अपने भीतर प्रतिबिंबित करते हैं। सहानुभूति के बिना रिश्ते खोखले होते हैं। ऊपर से सब ठीक लगता है, लेकिन गहराई में कोई संबंध नहीं होता, कोई असली जुड़ाव नहीं होता। लेकिन जहां सहानुभूति होती है वहां रिश्ते गहरे होते हैं, चाहे वह माँ बेटे का रिश्ता हो, दोस्ती हो या किसी नेता और उसकी टीम का रिश्ता हो। और दोस्तों, सहानुभूति सिर्फ दूसरों के लिए नहीं होती। जब हम दूसरों के दर्द को समझते हैं तो हम खुद भी ज्यादा इंसान बनते हैं, ज्यादा पूर्ण, ज्यादा जीवंत। जीवन में सबसे कठिन काम क्या है? मकान बनाना नहीं, पैसे कमाना नहीं, बल्कि दिल जीतना और दिल जोड़े रखना। गोलमैन बताते हैं कि इमोशनल इंटेलिजेंस का पांचवां और अंतिम स्तंभ है सोशल स्किल्स, यानी सामाजिक कौशल, वह कला जो हमें दूसरों के साथ प्रभावी, सार्थक और गहरे रिश्ते बनाने में मदद करती है। यह कौशल सिर्फ बातचीत करने की क्षमता नहीं है, इसमें शामिल है सुनने की कला, यानी सिर्फ शब्दों को नहीं बल्कि उनके पीछे छिपी भावनाओं को भी सुनना। सामाजिक कौशल में शामिल है संघर्षों को शांति से सुलझाना, दूसरों को प्रेरित करना और टीम को एक साथ लेकर चलना। गोलमैन ने एक शोध में पाया कि बड़े बड़े संगठनों में जो नेता सबसे ज्यादा सफल रहे, वे नहीं थे जो सबसे ज्यादा तकनीकी जानकार थे, बल्कि वे थे जो अपनी टीम को समझते थे, उनकी चिंताओं को सुनते थे और उनसे दिल से जुड़ते थे। सामाजिक कौशल में यह भी आता है कि आप किसी असहमति को इस तरह व्यक्त करें कि सामने वाला रक्षात्मक न हो जाए, यानी आलोचना भी इस तरह करें जो सुधार के लिए प्रेरित करे, न कि हतोत्साहित करे। जो लोग सामाजिक रूप से कुशल होते हैं वे जानते हैं कि हर इंसान एक अलग दुनिया है और वे उस दुनिया में बिना अहंकार के प्रवेश करते हैं, जिज्ञासा के साथ, सम्मान के साथ। और यह कौशल सबसे ज्यादा जरूरी है आज के इस डिजिटल युग में, जहां हम सोशल मीडिया पर हजारों लोगों से जुड़े हैं लेकिन असल में बहुत अकेले हैं, क्योंकि असली जुड़ाव स्क्रीन पर नहीं, दिल में होता है। इसलिए अपने सामाजिक कौशल को निखारिए, ध्यान से सुनिए, दिल से बोलिए और हर इंसान के साथ वैसे पेश आइए जैसा आप चाहते हैं कि वे आपके साथ पेश आएं। एक बीज जब जमीन में पड़ता है तो वह जैसी मिट्टी में होता है, जैसी धूप और पानी मिलता है, वैसा ही पेड़ बनता है। इंसान भी ऐसा ही है। हमारे बचपन के अनुभव हमारी भावनात्मक संरचना को गहराई से प्रभावित करते हैं। गोलमैन बताते हैं कि बच्चों में इमोशनल इंटेलिजेंस का विकास बहुत हद तक उनके घर के माहौल से होता है। जिन घरों में बच्चों की भावनाओं को महत्व दिया जाता है, जहां माता पिता अपने बच्चों की बात ध्यान से सुनते हैं और उनकी भावनाओं को समझने में मदद करते हैं, वहां बच्चे भावनात्मक रूप से ज्यादा स्वस्थ, ज्यादा लचीले और ज्यादा खुशहाल बड़े होते हैं। इसके विपरीत जिन घरों में भावनाओं को कमजोरी समझा जाता है, जहां रोना बुरी बात है, जहां डर को दबाया जाता है, वहां बच्चे अपनी भावनाओं से कट जाते हैं और बड़े होकर रिश्तों में, करियर में और अपनी जिंदगी में कठिनाइयां झेलते हैं। एक बहुत महत्वपूर्ण अवधारणा है अटैचमेंट थियरी, जो बताती है कि बच्चे का अपने माता पिता से किस तरह का भावनात्मक जुड़ाव होता है, यही आगे चलकर उसके सभी रिश्तों का आधार बनता है। जिन बच्चों को सुरक्षित जुड़ाव मिला, जहां माता पिता भरोसेमंद और सुलभ थे,
वे बड़े होकर ज्यादा आत्मविश्वासी, ज्यादा भावनात्मक रूप से सक्षम निकले। लेकिन गोलमैन यह भी बताते हैं कि बचपन की कमियां जीवन भर की बाधा नहीं है। इमोशनल इंटेलिजेंस को बड़े होकर भी सीखा और विकसित किया जा सकता है। दिमाग की एक न्यूरॉन खासियत है न्यूरोप्लास्टिसिटी, यानी दिमाग उम्र भर बदल सकता है, नए रास्ते बना सकता है, नई आदतें अपना सकता है। तो चाहे आपका बचपन कैसा भी रहा हो, आप आज से ही अपनी भावनात्मक यात्रा नए सिरे से शुरू कर सकते हैं, क्योंकि यह यात्रा कभी बंद नहीं होती। क्रोध एक आग की तरह है, अगर सही जगह जले तो रोशनी देती है, खाना पकाती है, ठंड भगाती है, लेकिन अगर बेकाबू हो जाए तो सब कुछ जला देती है। गोलमैन क्रोध को बहुत गहराई से समझाते हैं। वे बताते हैं कि क्रोध अपने आप में बुरा नहीं है, बल्कि अक्सर क्रोध हमें कुछ जरूरी बताने आता है कि कहीं कुछ अन्याय हो रहा है, कहीं हमारी सीमाओं का उल्लंघन हो रहा है, कहीं कुछ बदलने की जरूरत है। समस्या तब आती है जब हम क्रोध को सुनते नहीं, बल्कि उसके हाथों की कठपुतली बन जाते हैं। गोलमैन ने एक दिलचस्प प्रयोग का जिक्र किया है, जिसमें पाया गया कि क्रोध की भावना जितनी देर तक कड़ती रहे उतनी ही ज्यादा तीव्र हो जाती है, जैसे आग में घी डालना। यानी अगर कोई बात आपको गुस्सा दिला रही है और आप उसी के बारे में बार बार सोचते रहते हैं, तो गुस्सा और भड़कता जाता है। इसीलिए गोलमैन कहते हैं कि क्रोध से बाहर निकलने का सबसे अच्छा तरीका है उस स्थिति से कुछ देर के लिए बाहर आ जाना, यानी कूल डाउन करना, टहलने जाना, संगीत सुनना, गहरी सांसें लेना। यह कमजोरी नहीं है, यह बुद्धिमानी है। क्रोध को व्यक्त करना भी जरूरी है, लेकिन इस तरह की यह तोड़े नहीं, बल्कि कुछ बनाए। मैं वाली भाषा का उपयोग करना, मुझे ऐसा लगा जब तुमने यह किया, तुम वाली आरोपात्मक भाषा से कहीं बेहतर है। और दोस्तों, याद रखिए, जो इंसान क्रोध में सबसे ज्यादा चिल्लाता है, वह दरअसल सबसे ज्यादा दर्द में होता है, क्योंकि शोर अक्सर उस खालीपन से आता है जो भीतर होता है, और इस खालीपन को भरने का रास्ता क्रोध नहीं, समझ है। कभी आधी रात को नींद से जागे हैं और दिल धड़कने लगा है बिना किसी ठोस कारण के। कभी किसी परीक्षा, किसी इंटरव्यू, किसी जरूरी मुलाकात से पहले पेट में मरोड़ सी महसूस हुई है। यही है चिंता, वह अदृश्य दुश्मन जो हमारे मन में रहता है और हमें ऐसी चीजों से डराता है जो अभी हुई भी नहीं है। गोलमैन बताते हैं कि चिंता और भय दरअसल भविष्य के बारे में एक अनुमानित खतरे की प्रतिक्रिया है। हमारा दिमाग क्या होगा अगर के हजारों परिदृश्य बनाता है, और उनमें से ज्यादातर कभी सच नहीं होते। लेकिन हमारा शरीर इन काल्पनिक खतरों पर भी उसी तरह प्रतिक्रिया देता है जैसे असली खतरे पर देता है। दिल की धड़कन बढ़ जाती है, पसीना आता है, मांसपेशियां तन जाती हैं। अत्यधिक चिंता इंसान की सोचने की क्षमता को कुंद कर देती है। जब हम बहुत ज्यादा चिंतित होते हैं तो हम साफ नहीं सोच सकते, अच्छे निर्णय नहीं ले सकते और अपनी पूरी क्षमता से काम नहीं कर सकते। एक प्रयोग में पाया गया कि जो विद्यार्थी परीक्षा में बहुत ज्यादा चिंतित थे, उनका प्रदर्शन बहुत खराब रहा, न इसलिए कि वे कम जानते थे, बल्कि इसलिए कि चिंता ने उनकी कार्यशील स्मृति को बाधित कर दिया था। इसका इलाज क्या है? गोलमैन कहते हैं माइंडफुलनेस, यानी वर्तमान पल में जीना। जब हम अपनी सांसों पर ध्यान देते हैं, जब हम इस पल में जो हो रहा है उसे महसूस करते हैं, तो हमारा दिमाग उस क्या होगा अगर की दुनिया से बाहर आता है। चिंता को पूरी तरह मिटाना न संभव है न जरूरी। थोड़ी चिंता हमें सतर्क रखती है, लेकिन चिंता को नियंत्रण में रखना, उसका स्वामी बनना, यही इमोशनल इंटेलिजेंस सिखाती है। उदासी एक बारिश की तरह है, कभी हल्की फुहार जो मन को ताजा कर देती है, और कभी मूसलाधार बाढ़ जो सब कुछ डुबो देती है। गोलमैन बताते हैं कि उदासी एक स्वाभाविक और जरूरी भावना है। यह हमें कुछ खोने का एहसास कराती है, हमें गहरा होने का मौका देती है, और अक्सर यही उदासी हमें खुद को और जीवन को ज्यादा गहराई से समझने में मदद करती है। लेकिन जब उदासी लंबे समय तक बनी रहे, जब वह हमारी रोज की जिंदगी को प्रभावित करने लगे, तो वह डिप्रेशन, अवसाद का रूप ले लेती है। अवसाद एक ऐसी अवस्था है जहां इंसान को लगता है कि सब कुछ बेकार है, कुछ भी अच्छा नहीं होगा, और वह खुद भी किसी काम का नहीं है। यह विचार बहुत पीड़ादायक होते हैं और बिना मदद के
इनसे बाहर निकलना बहुत कठिन हो सकता है। गोलमैन कहते हैं कि भावनात्मक रूप से बुद्धिमान लोग उदासी को दबाते नहीं, वे उसे महसूस करते हैं, उसे स्वीकार करते हैं और फिर धीरे धीरे उससे आगे बढ़ते हैं। यह एक महत्वपूर्ण अंतर है। उदासी को महसूस करना और उसमें डूब जाना, ये दो अलग अलग बातें हैं। रोना कमजोरी नहीं है, यह आत्मा की सफाई है, एक ऐसा वॉल्व है जो अंदर का दबाव कम करता है। और जो लोग कभी नहीं रोते, जो हमेशा सब ठीक है का मुखौटा पहने रहते हैं, वे अंदर से अक्सर सबसे ज्यादा थके हुए होते हैं। उदासी हमें यह भी बताती है कि हम किसे प्यार करते हैं, क्योंकि सिर्फ उन चीजों और लोगों की खोने का दर्द होता है जो हमें प्रिय हैं। इसलिए उदासी को दुश्मन मत मानिए, वह आपके प्यार का, आपकी गहराई का, आपके इंसान होने का सबूत है। प्रेम, यह एक ऐसा शब्द है जिसे सुनते ही दिल में कुछ हिलता है, कुछ जागता है, कुछ गर्म होता है। लेकिन गोलमैन बताते हैं कि प्रेम सिर्फ एक भावना नहीं है, यह एक कौशल है, एक कला है जिसे सीखना पड़ता है। असली प्रेम वह नहीं जो सिर्फ अच्छे दिनों में टिके, असली प्रेम वह है जो मुश्किल वक्त में भी गर्माहट दे, जो टकराव में भी समझ को बनाए रखे। गोलमैन शोध के हवाले से बताते हैं कि सफल रिश्तों में एक बहुत जरूरी चीज होती है, इमोशनल टर्निंग टूवर्ड्स, यानी एक दूसरे की छोटी छोटी भावनात्मक जरूरतों पर ध्यान देना और उनका जवाब देना। जैसे अगर आपका साथी कहता है, देखो आज कितना सुंदर मौसम है, और आप फोन से नजरें उठाकर कहते हैं, हाँ सच में बहुत अच्छा है। ये छोटी सी बात रिश्ते में गर्माहट बनाए रखती है। इसके विपरीत अगर हम इन छोटे छोटे भावनात्मक संकेतों को नजरअंदाज करते रहें तो रिश्ते में एक अदृश्य दूरी बढ़ने लगती है जो धीरे धीरे बहुत गहरी हो जाती है। गोलमैन ने जॉन गॉटमैन के शोध का हवाला दिया है, जिन्होंने पाया कि किसी जोड़े के बीच बातचीत देखकर ही महज उनकी भावनात्मक प्रतिक्रियाओं के आधार पर यह अनुमान लगाया जा सकता है कि उनका रिश्ता टिकेगा या नहीं। सबसे जहरीली भावनाएं रिश्तों के लिए हैं तिरस्कार, आलोचना, रक्षात्मकता और एक दूसरे से मुंह मोड़ लेना। और सबसे मजबूत नींव है सम्मान, जिज्ञासा और यह विश्वास कि सामने वाला भी उतनी ही कोशिश कर रहा है जितनी हम कर रहे हैं। प्रेम की भाषा सीखने के लिए सबसे पहले सुनना सीखना होगा, न सिर्फ शब्दों को बल्कि खामोशी को भी, क्योंकि अक्सर सबसे गहरी बात बिना कहे ही कही जाती है। एक बड़ी कंपनी के सीईओ ने एक बार कहा था, मेरे पास दुनिया के सबसे स्मार्ट लोग हैं, लेकिन हमारी टीम साथ काम नहीं करती। और जब एक ईक्यू विशेषज्ञ को बुलाया गया तो उन्होंने पाया कि समस्या आईक्यू की नहीं, ईक्यू की थी। लोग एक दूसरे की भावनाओं को नहीं समझते थे, संवाद में सहानुभूति नहीं थी और नेतृत्व में भावनात्मक जुड़ाव नहीं था। गोलमैन ने अपने शोध में पाया कि कार्यस्थल पर सफलता में आईक्यू का योगदान केवल 20% होता है, बाकी 80% ईक्यू पर निर्भर करता है। यह एक चौंकाने वाला तथ्य है, लेकिन जब आप इसके बारे में सोचते हैं तो यह बिल्कुल समझ में आता है। अगर एक मैनेजर अपनी टीम की भावनाओं को नहीं समझता, अगर वह दबाव में क्रोधित हो जाता है, अगर वह अपनी गलतियां नहीं स्वीकार करता, तो चाहे वह कितना भी बुद्धिमान हो, उसकी टीम उसके साथ दिल से काम नहीं करेगी। इसके विपरीत एक ऐसा नेता जो अपनी टीम की सुनता है, जो मुश्किल समय में शांत रहता है, जो सफलता में श्रेय बांटता है और असफलता में जिम्मेदारी लेता है, वह एक ऐसी संस्कृति बनाता है जहां लोग न सिर्फ काम करते हैं बल्कि अपना सर्वश्रेष्ठ देते हैं। गोलमैन रेजोनेंट लीडरशिप की बात करते हैं, वह नेतृत्व जो दूसरों की भावनाओं के साथ तालमेल बैठाता है, जो एक सकारात्मक भावनात्मक माहौल बनाता है। और यह सिर्फ बड़े नेताओं के लिए नहीं है, यह हर उस इंसान के लिए है जो किसी के साथ काम करता है। तो अगर आप अपने करियर को नई ऊंचाइयों पर ले जाना चाहते हैं तो अपनी भावनात्मक बुद्धिमत्ता को विकसित करिए। यही वह अदृश्य शक्ति है जो साधारण को असाधारण बनाती है। एक माली अगर बीज बोते समय ध्यान न दे तो बाद में पेड़ को कितना भी पानी दो, वह सीधा नहीं उगेगा। इसी तरह बचपन में मिली भावनात्मक शिक्षा जीवन भर की नींव बनती है। गोलमैन का मानना है कि स्कूलों में केवल गणित और विज्ञान नहीं पढ़ाया जाना चाहिए, बच्चों को भावनाओं की भाषा भी सिखाई जानी चाहिए। उन्होंने SEL यानी सोशल इमोशनल लर्निंग कार्यक्रमों पर विस्तार से बात की है, जहां बच्चों को सिखाया जाता है कि अपनी भावनाओं को कैसे पहचानें,
कैसे व्यक्त करें और कैसे दूसरों की भावनाओं को समझें। शोध में पाया गया है कि जिन स्कूलों में SEL कार्यक्रम लागू किए गए, वहां न सिर्फ बच्चों का मानसिक स्वास्थ्य बेहतर हुआ, बल्कि उनकी पढ़ाई में भी सुधार आया, क्योंकि जो बच्चा भावनात्मक रूप से स्थिर है वह ज्यादा ध्यान से सीख सकता है। माता पिता के रूप में हम अपने बच्चों को सबसे बड़ा तोहफा यह दे सकते हैं कि जब वे गुस्से में हों तो हम उनके गुस्से को दबाने की बजाय उन्हें पूछें, क्या हुआ, तुम्हें कैसा लग रहा है, और उनके जवाब को ध्यान से सुने। ये छोटी सी बात बच्चे को यह सिखाती है कि उसकी भावनाएं महत्वपूर्ण हैं, कि वह जो महसूस करता है वह वैध है और कि भावनाओं के बारे में बात की जा सकती है। गोलमैन बताते हैं कि जो बच्चे भावनात्मक रूप से स्वस्थ घरों में बड़े होते हैं, वे बड़े होकर ज्यादा लचीले, ज्यादा सामाजिक और ज्यादा खुशहाल होते हैं। इसलिए माता पिता और शिक्षकों की जिम्मेदारी सिर्फ बच्चे का दिमाग भरना नहीं है, उनका दिल भी तराशना है, क्योंकि दिल से तराशा गया इंसान ही दुनिया को सच में बदल सकता है। आज के इस भाग दौड़ भरे जीवन में, जहां हम हर पल कुछ न कुछ करने की दौड़ में लगे हैं, कहीं न कहीं हम खुद से दूर होते जा रहे हैं। गोलमैन बताते हैं कि कम EQ वाले लोग मानसिक स्वास्थ्य समस्याओं के ज्यादा शिकार होते हैं, क्योंकि जब हम अपनी भावनाओं को नहीं समझते तो वे अंदर ही अंदर जमा होती रहती हैं और एक दिन विस्फोट की तरह बाहर आती हैं। अवसाद, चिंता, आत्मसम्मान की कमी, ये सब अक्सर भावनात्मक उलझनों की देन होती हैं जिन्हें समय पर नहीं सुलझाया गया। EQ विकसित करना मानसिक स्वास्थ्य का एक प्राकृतिक रक्षा कवच है। जब हम अपनी भावनाओं को समझते हैं, उन्हें उचित तरीके से व्यक्त करते हैं और दूसरों से भावनात्मक रूप से जुड़ते हैं, तो हमारा मन स्वाभाविक रूप से ज्यादा स्थिर और स्वस्थ रहता है। गोलमैन रेजिलियंस यानी मानसिक लचीलेपन की बात करते हैं। वह क्षमता जो हमें जीवन के झटकों से उबरने में मदद करती है, जो हमें तोड़ती नहीं बल्कि और मजबूत बनाती है। यह लचीलापन इमोशनल इंटेलिजेंस की देन है। जो इंसान अपनी भावनाओं को समझता है, वह कठिन समय में भी खुद को संभाल सकता है। एक महत्वपूर्ण बात यह भी है कि मदद मांगना कमजोरी नहीं है। अगर आप मानसिक रूप से थके हुए हैं, अगर आप अकेले महसूस कर रहे हैं, तो किसी से बात करना, किसी की मदद लेना, यह बहुत बड़ी बहादुरी है। अपने मन का ख्याल रखना उतना ही जरूरी है जितना अपने शरीर का। और जो लोग यह समझ जाते हैं, वे न सिर्फ खुद को बेहतर बनाते हैं, बल्कि अपने आसपास के लोगों की जिंदगी भी बेहतर बना देते हैं। इतिहास में जो महान नेता हुए हैं, जिन्होंने लाखों लोगों के दिल जीते, जिन्होंने असंभव को संभव बनाया, उनमें एक चीज समान थी। वह थी उनकी असाधारण भावनात्मक बुद्धिमत्ता। गोलमैन का मानना है कि नेतृत्व मूल रूप से एक भावनात्मक कार्य है। एक नेता का काम है कि वह लोगों को एक साझा सपने की ओर ले जाए, और यह काम सिर्फ बुद्धि से नहीं, दिल से होता है। गोलमैन ने 6 प्रकार के नेतृत्व शैलियों का वर्णन किया है: दर्शनीय, कोचिंग, सहयोगात्मक, लोकतांत्रिक, नियामक और आदेशात्मक, और बताया है कि सबसे प्रभावी नेता वे होते हैं जो इन सभी शैलियों को स्थिति के अनुसार लचीले ढंग से इस्तेमाल कर सकते हैं। एक नेता जो अपनी टीम की भावनाओं को समझता है, जो उनकी चिंताओं को सुनता है, जो कठिन समय में शांत और स्थिर रहता है, वह एक ऐसा माहौल बनाता है जहां लोग अपना सर्वोत्तम देना चाहते हैं। इसके विपरीत जो नेता भावनात्मक रूप से बुद्धिमान नहीं है, जो अपने गुस्से को टीम पर निकालता है, जो दूसरों की बात नहीं सुनता, जो सिर्फ अपनी बात मनवाना चाहता है, वह भले ही अल्पकाल में सफल दिखे, लंबे समय में अपनी टीम का विश्वास खो देता है। गोलमैन कहते हैं कि भावनात्मक जलवायु किसी भी संगठन की सबसे महत्वपूर्ण संपत्ति है। यह वह माहौल है जो काम करने की प्रेरणा देता है, जो नवाचार को जन्म देता है, जो लोगों को काम से जोड़े रखता है। और यह जलवायु बनाने की जिम्मेदारी सबसे पहले नेता की होती है, क्योंकि नेता की भावनाएं पूरी टीम को प्रभावित करती हैं। जैसे एक पत्थर तालाब में गिरे तो लहरें दूर तक जाती हैं। एक बड़ा सवाल यह है कि क्या इमोशनल इंटेलिजेंस जन्मजात होती है या इसे सीखा जा सकता है? और गोलमैन का जवाब है हाँ, इसे सीखा जा सकता है, विकसित किया जा सकता है, और उम्र के किसी भी पड़ाव पर। यह IQ से अलग है। IQ जीवन भर लगभग स्थिर रहता है, लेकिन EQ लगातार बढ़ सकता है। इसके लिए जरूरी है
सचेत अभ्यास, खुद के बारे में ईमानदार फीडबैक लेना और कठिन भावनात्मक परिस्थितियों में खुद को बार बार परखना। गोलमैन ने उन व्यावसायिक प्रशिक्षण कार्यक्रमों की बात की है जो लोगों को EQ विकसित करने में मदद करते हैं, और शोध में पाया गया कि ऐसे कार्यक्रमों के बाद लोगों में न सिर्फ भावनात्मक जागरूकता बढ़ी, बल्कि उनके काम के प्रदर्शन में भी सुधार आया और उनके रिश्ते भी बेहतर हुए। EQ विकसित करने के कुछ व्यावहारिक तरीके हैं: ध्यान और माइंडफुलनेस का नियमित अभ्यास, अपनी भावनाओं की डायरी लिखना, किसी भरोसेमंद दोस्त या थेरेपिस्ट से खुलकर बात करना, और हर भावनात्मक प्रतिक्रिया के बाद रुककर यह पूछना, मैंने यह कैसे संभाला? क्या मैं अलग तरीके से कर सकता था? यह आत्म परीक्षण की आदत धीरे धीरे आपकी भावनात्मक बुद्धिमत्ता को तराशती है। किताबें पढ़ना भी मदद करता है, क्योंकि जब हम किसी पात्र की भावनाओं में डूबते हैं तो हमारी सहानुभूति और भावनात्मक समझ स्वाभाविक रूप से बढ़ती है। और सबसे जरूरी है खुद के प्रति दयालु होना, क्योंकि EQ की यात्रा एक लंबी यात्रा है और इस यात्रा में गलतियां होंगी, ठोकरें लगेंगी, लेकिन हर ठोकर के साथ अगर हम सीखें और बढ़ें तो हम निश्चित रूप से एक बेहतर, ज्यादा समझदार और ज्यादा खुशहाल इंसान बनते जाएंगे। क्या आपने कभी महसूस किया है कि जब आप बहुत तनाव में होते हैं तो पीठ में दर्द होने लगता है? जब आप बहुत चिंतित होते हैं तो पेट खराब हो जाता है। जब आप खुश होते हैं तो शरीर हल्का लगता है। यह कोई संयोग नहीं है, यह विज्ञान है। गोलमैन बताते हैं कि हमारी भावनाएं और हमारा शरीर एक दूसरे से इस कदर जुड़े हैं कि इन्हें अलग नहीं किया जा सकता। दीर्घकालिक नकारात्मक भावनाएं जैसे क्रोध, चिंता, उदासी शरीर में कोर्टिसोल और एड्रेनालिन जैसे तनाव हार्मोन पैदा करती हैं, जो लंबे समय तक शरीर में रहने पर हृदय रोग, मधुमेह और कमजोर प्रतिरोधक क्षमता जैसी समस्याओं को जन्म देते हैं। इसके विपरीत सकारात्मक भावनाएं खुशी, प्रेम, कृतज्ञता शरीर में एंडोर्फिन और ऑक्सीटोसिन जैसे अच्छे रसायन छोड़ती हैं, जो हमें स्वस्थ और ऊर्जावान रखते हैं। यह जानना इसलिए जरूरी है क्योंकि अपनी भावनात्मक बुद्धिमत्ता को विकसित करना सिर्फ हमारे रिश्तों और करियर के लिए नहीं, बल्कि हमारे शारीरिक स्वास्थ्य के लिए भी उतना ही जरूरी है। शोध में यह पाया गया है कि जो लोग भावनात्मक रूप से स्वस्थ होते हैं वे शारीरिक रूप से भी लंबे और स्वस्थ जीवन जीते हैं। ध्यान, योग, गहरी सांस लेने के व्यायाम, ये सब शरीर और भावना के बीच के इस गहरे सेतु को मजबूत करते हैं। इसलिए जब आप अपनी भावनाओं का ख्याल रखते हैं तो आप अपने शरीर का भी ख्याल रख रहे हैं, और जब आप अपने शरीर का ख्याल रखते हैं तो आप अपनी भावनाओं को भी स्वस्थ रख रहे हैं। यह एक सुंदर चक्र है और इस चक्र को शुरू करना आपके हाथ में है। दुनिया भर में अलग अलग संस्कृतियों में भावनाओं को अलग अलग तरीकों से देखा और समझा जाता है। एक जापानी व्यक्ति अपनी भावनाओं को बहुत संयत तरीके से व्यक्त करता है, जबकि एक इटालियन व्यक्ति बहुत खुलकर, बहुत उत्साह के साथ। यह सांस्कृतिक अंतर भावनाओं की अभिव्यक्ति में होता है, लेकिन मूल भावनाएं खुशी, दुख, डर, क्रोध, आश्चर्य ये सारी दुनिया में एक जैसी हैं। गोलमैन बताते हैं कि चाहे आप किसी भी देश में किसी भी भाषा में बात करें, जब आप किसी की आंखों में दुख देखते हैं तो आप उसे पहचानते हैं, क्योंकि दुख की भाषा सार्वभौमिक है। इसीलिए भावनात्मक बुद्धिमत्ता हर संस्कृति में, हर समाज में, हर परिस्थिति में प्रासंगिक है। लेकिन इसके साथ ही EQ का एक महत्वपूर्ण पहलू यह भी है कि हम विभिन्न सांस्कृतिक संदर्भों में भावनाओं को समझने में संवेदनशील हों, यानी यह न माने कि जो हमारे लिए सामान्य है वह सबके लिए सामान्य है। एक भावनात्मक रूप से बुद्धिमान इंसान सांस्कृतिक अंतरों को समझता है और उनका सम्मान करता है, क्योंकि वह जानता है कि हर इंसान अपने सांस्कृतिक संदर्भ में भावनाओं को जीता है। आज के इस वैश्वीकृत संसार में जहां हम हर रोज अलग अलग संस्कृतियों के लोगों से मिलते हैं, यह क्षमता और भी जरूरी हो गई है। और जब हम इस संवेदनशीलता के साथ दुनिया को देखते हैं तो हम पाते हैं कि मतभेदों के बावजूद सब इंसानों के दिल की धड़कन एक जैसी है। सब प्यार चाहते हैं, सब समझा जाना चाहते हैं और सब खुश रहना चाहते हैं। दोस्तों, जब हम इमोशनल इंटेलिजेंस की गहराई में उतरते हैं तो हम पाते हैं कि यह यात्रा केवल मनोवैज्ञानिक नहीं है,
यह एक आध्यात्मिक यात्रा भी है। जब हम खुद को जानने की कोशिश करते हैं, जब हम अपनी भावनाओं को ईमानदारी से देखते हैं, जब हम दूसरों के प्रति सहानुभूति विकसित करते हैं, तो हम उसी की ओर बढ़ रहे होते हैं जिसे संतों और दार्शनिकों ने सदियों से आत्मज्ञान कहा है। भारतीय दर्शन में भी इसी बात को अलग अलग तरीकों से कहा गया है। अहम ब्रह्मास्मि, मैं ब्रह्म हूं, यह तब तक नहीं जाना जा सकता जब तक हम खुद को नहीं जानते। गोलमैन के शोध और पूर्वी दर्शन में एक गहरा साम्य है। दोनों ही कहते हैं कि भीतर की यात्रा सबसे महत्वपूर्ण यात्रा है। माइंडफुलनेस, जो आज पश्चिमी विज्ञान में बड़ी चर्चा का विषय है, वह तो भारत में हजारों साल से ध्यान और योग के रूप में प्रचलित है। जब हम ध्यान में बैठते हैं और अपनी सांसों को देखते हैं, तो हम वास्तव में अपनी भावनाओं के साक्षी बनने का अभ्यास कर रहे होते हैं। यही आत्म जागरूकता का उच्चतम रूप है। गोलमैन बताते हैं कि जो लोग नियमित रूप से ध्यान करते हैं, उनका अमिगडाला कम प्रतिक्रियाशील होता है, यानी वे भावनाओं में बह जाने की बजाय उन्हें देख सकते हैं, समझ सकते हैं और चुन सकते हैं कि कैसे प्रतिक्रिया देनी है। और दोस्तों, यही तो मुक्ति है। ये नहीं कि भावनाएं ना हों, बल्कि यह कि भावनाएं हमें नहीं, हम भावनाओं को नियंत्रित करें। ये मुक्ति किसी मंदिर में नहीं मिलती, किसी किताब में नहीं मिलती। ये मिलती है खुद के भीतर, उस शांत, गहरी, स्थिर जगह में जो हर इंसान के भीतर है, बस उसे ढूंढना पड़ता है। और अब हम इस यात्रा के अंत में आ गए हैं, लेकिन यह अंत नहीं, बल्कि एक नई शुरुआत है। डेनियल गोलमैन की यह किताब हमें एक बहुत गहरी सच्चाई से रूबरू कराती है कि इंसान का सबसे बड़ा धन न उसकी बुद्धि है, न उसका पैसा, न उसकी शक्ति, बल्कि उसकी भावनात्मक बुद्धिमत्ता है। वह क्षमता जो उसे खुद को जानने, दूसरों को समझने और जीवन की हर परिस्थिति में संतुलित रहने में मदद करती है। जब आप अपनी भावनाओं को समझते हैं, तो आप बेहतर निर्णय लेते हैं। जब आप अपनी भावनाओं को नियंत्रित करते हैं, तो आप कठिन परिस्थितियों में भी शांत रहते हैं। जब आप दूसरों की भावनाओं के प्रति सहानुभूति रखते हैं, तो आपके रिश्ते गहरे और अर्थपूर्ण होते हैं। और जब आप अपनी आंतरिक प्रेरणा से जीते हैं, तो जीवन एक लक्ष्यहीन भटकन नहीं, बल्कि एक उद्देश्यपूर्ण यात्रा बन जाती है। दोस्तों, इस किताब का सबसे बड़ा संदेश यह है, अपनी भावनाओं से डरो मत, उनसे भागो मत, उन्हें जानो, उन्हें समझो और उन्हें अपनी ताकत बना लो। क्योंकि वह इंसान जो अपने दिल की भाषा समझता है, वही दूसरों के दिलों तक पहुंच सकता है और वही सच में जीता है, पूरी तरह, गहराई से और अर्थपूर्ण ढंग से। जीवन एक संगीत की तरह है और भावनाएं उसके स्वर हैं। अगर आप इन सुरों को समझ लें, इन्हें साध लें, तो आपका जीवन एक खूबसूरत राग बन जाता है, जो न सिर्फ आपके लिए बल्कि आपके आसपास के हर इंसान के लिए मधुर होता है। तो आज से, इसी पल से अपनी भावनात्मक यात्रा शुरू कीजिए। खुद को जानिए, दूसरों को समझिए और याद रखिए, एक भावनात्मक रूप से बुद्धिमान इंसान ही असल में एक सच्चा, पूर्ण और महान इंसान होता है।